बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आज 6 सितंबर है और डिफेंस डे है, पाकिस्तान का यौम दिफा है और ये वो दिन है जिसको हम याद करते हैं और हमें बहुत सारी कुर्बानियाँ याद दिलाता है। वो लोग जिन्होंने शहादतें दी, जानों के नजराने पेश किए, सर्टनली उनको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता, कम वॉट में। एक बात तो तय है। अब उससे हट के बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल मैं देखता हूँ, और बिल्कुल ठीक है बात कि कुछ इख्तलाफात सियासी नज़रियाती बुनियादों पर हो सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और मैंने 14 अगस्त पे भी कही थी, मैं 6 सितंबर को भी कह रहा हूँ कि कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारे जो भी इख्तलाफात हैं उनसे बालाए तर होके हम वहाँ पे पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तानी रहना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, हम किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, किस कौम से, किस ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो 6 सितंबर का जो दिन है वो हमारे शोहदा को याद करने का दिन है। उस दिन हमने उनको याद करना है, उनको ट्रिब्यूट देना है। वो लोग जिन्होंने अपने घर वालों की, अपने बच्चों की परवाह नहीं की है, उनको खराज तहसीन पेश करना है और उनकी फैमिलीज़ को भी ट्रिब्यूट देना है। तो ये मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ, ना सिर्फ एक एंकर की हैसियत से बल्कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से, और इन कुर्बानियों को तो कभी फरामोश किया ही नहीं जा सकता। तो माई ट्रिब्यूट टू ऑल दी मार्टर्स ऑफ द वॉर्स जो कि पाकिस्तान के लिए लड़ी गई, और उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। 71 की जंग है, कारगिल वॉर है, उसके अलावा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है हमारी फ़ौज ने, और फिर सिविलियंस ने भी जो कुर्बानियाँ दी हैं वो भी उसी तरह काबिल तहसीन है। और वो जज्बा मैंने तो बड़े शोज़ किए हैं सर, मैं आपको अब क्या क्या बताऊँ कि 6 सितंबर को वो चिवंडा पे जाके मैंने पूरा शो किया। वो अपने सीनों पे बम बांध के टैंकों के नीचे जो लेटे थे और उसमें जो सिविलियंस का किरदार था, और मैंने अपने नाना से, अपनी दादी से वो कहानियाँ सुनी हैं जो आए विटनेसेस हैं इन वॉर्स के, कि जब वो जाती थी जंग के लिए फ़ौजी जवान, तो किस तरह से सिविलियंस गुलपाशी करते थे उनके ऊपर, किस तरह से वो क्रेट्स पकड़ के बोतलों के, कोई पानी की बोतल है, कोई दीगर खाने पीने का छोटा मोटा सामान है, वो उनको पकड़ा रहे होते थे कि जी ये हमारे लिए जंग लड़ने जा रहे हैं। तो ये जज्बा मुझे रिपोर्ट हुआ है मेरे बड़ों की तरफ से, और हमने हमेशा से, स्कूल टाइम था, कॉलेज टाइम था, यूनिवर्सिटी का टाइम था, प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए, वकालत शुरू कर दी, एंकर बन गए, इसको सेलिब्रेट किया है, इसको आज भी सेलिब्रेट करेंगे। और बाकी मामलात जो हैं उसके ऊपर बातचीत होती रहती है, और उसके ऊपर मैं एक ही बात कहता हूँ, आज भी कहूँगा कि डिफरेंस हो सकता है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, नज़रियाती पॉइंट ऑफ व्यू से। एक दूसरे के डिफरेंस को रिस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। और आखिरी चीज़ ये कि कानून को अपना रास्ता देने दें। एक वकील की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक शहरी की हैसियत से, एक सिविलाइज्ड शख्स होने की हैसियत से, एक ऐसा शख्स होने की हैसियत से जिसको ये मौका मिला है, अल्लाह ताला ने दिया कि वकालत करने के बाद मैं इंग्लिस्तान गया, मैंने वो सोसाइटी भी देखी है, मैंने अमेरिका भी देखा है, मैं दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जाके मैं जो अपना मुताला है उसको देखने के बाद ज़ाती तौर पे इस नतीजे पर पहुंचा हुआ हूँ कि कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए और फिर उसके मुताबिक लोगों को डील करना चाहिए, और अगर उससे इधर उधर होते हैं तो फिर चीज़ें ख़राब होती हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसको मैं समझता हूँ कि इसको भी एक्सप्रेस करने का मेरा राइट है, तो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। और बाकी बात रह गई पॉलिटिक्स की, वो हम डिस्कस करते रहते हैं, आज भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट दो वाक़यात ऐसे हैं जो मेरी नज़र से गुज़रे हैं और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है, क्योंकि आजकल जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, जिस तरह सियासत के ऊपर हम बात करें, पावर पॉलिटिक्स के ऊपर जिस तरह से बात होती है, गरीब आदमी एक तो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, उसके अलावा जो एब्यूज़ ऑफ पावर के नतीजे में कुछ चीज़ें, मिसाल के तौर पे मीडिया रिपोर्ट करता था कि पुलिस ने फलाने शख्स के साथ ज़्यादती कर दी, ये हो गया, वो हो गया, उसके ऊपर भी मीडिया की आजकल नज़रें कम है, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम इज़ बीइंग डेडिकेटेड टू पॉलिटिक्स। तो दो चीज़ें मेरी नज़र से गुजरी और मैंने सोचा कि आज के शो में मैं उसके ऊपर बात करूँगा। मेरे साथ शहरोज़ इबाद है, ब्यूरो चीफ़ हमारे सुनो टीवी के फैसलाबाद के, और अब्दुल गफूर साहब हैं, चूनिया से रिपोर्टर्स हैं। पहले मैं
शहरोज इबाद साहब की तरफ जाऊंगा फैसलाबाद से। शहरोज साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी साहब, मुझे आवाज़ आ रही है। शहरोज साहब, ये एक वाक़या मेरे इल्म में आया है। थाना चक झुमरा, ज़िला फैसलाबाद, एक खातून जिसके हवाले से मेरे तक खबर ये पहुंची है कि उसको ले जाया गया और उसको रात घर में रखा गया और उसके बाद उसको कोई नशावर चीज़ दी गई है। उसके बाद मुबैना तौर पे उससे ज़्यादती हुई है और उसके बाद उसकी कनपट्टी पे पिस्तौल रख के उसे गोली मार दी गई और उसे कत्ल कर दिया गया है। और जिसने किया है उसके बाद वो वहाँ से भाग गया है। वो बेवा औरत की बेटी थी, उसने पुलिस को बताया, पुलिस आई है, उसने दरवाजे तोड़े हैं, अंदर से डेड बॉडी निकली है। अभी रिपोर्टेडली मुझे जो विक्टिम की फैमिली ने राब्ता किया है, उन्होंने मुझे कहा है कि पुलिस मेरिट्स पे तफ्तीश नहीं कर रही है, पुलिस पैसे मांग रही है। और मुबैना तौर पे जो मुझे कहा गया है 60,000 रुपया बोला है, मैं ये फिगर बोल देता हूँ टेलीविजन पे कि जी इतने पैसे मांगेंगे। इस केस की क्या तफसीलात हैं? आप वहाँ पे ब्यूरो चीफ हैं, मेरी टीम ने आपसे रब्ता किया होगा और ये FIR है जी एक 1124/23, थाना चक झुमरा, ज़िला फैसलाबाद। जी बिल्कुल एहतशाम साहब, ये फैसलाबाद का नवाही इलाका है, तहसील है फैसलाबाद की चक झुमरा, जिसका इलाका है 103 जिंदे बरनाला, जहां पर ये 35 साल खातून जिसका नाम सिद्रा है, ये ब्यूटी पार्लर का काम करती है। ये 24 तारीख को घर से निकली है, उसके बाद ये घर नहीं आई, जिस पर इसको तलाश किया गया तो पता चला कि ये एक घर के अंदर जो ताला लगा हुआ है वहां पर इसको जाते हुए देखा है। तो जब इसके भाई ने, जिसकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, तो ताला तोड़कर पुलिस की एक निगरानी में जब ये देखा तो इस खातून की डेड बॉडी जो है वो अंदर पड़ी हुई थी और पिस्तौल भी पड़ा हुआ था और एक खोल भी पड़ा हुआ था। तो जिस पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, 302 के तहत जो मुकदमा तो दर्ज है थाना जो है वो चक झुमरा के अंदर, लेकिन अभी तक मुल्जमान जो है वो गिरफ्तार नहीं है। मुल्जम चूंकि जो है वो नामजद है, उमर इसका नाम है, और अभी तक ये मुल्जम गिरफ्तार नहीं हुआ। और इसकी रेपो ये है कि ये चक झुमरा में मंशात फरोशी का काम करता है। तो पुलिस को डेफिनेटली इसका पता होगा, लेकिन अभी तक जैसा आप फरमा रहे हैं कि पुलिस बिल्कुल भी मेरिट पर जो तफ्तीश नहीं कर रही है। अगर वो पैसे वगैरह मांग रही होगी तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जो नवाही इलाके हैं, जो तहसीलें हैं, वहाँ पर पुलिस का ये निज़ाम अभी भी अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि ये कायम है और अभी तक मुल्जम जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सका। और मुतअद्दिद बार जो है इन्होंने तफ्तीश के लिए CP ऑफिस भी रब्ता किया है, लेकिन क्योंकि मामला जो है वो इस तरह के मामला को जो RPO या CPO है वो बहुत कम जो है वो देखते हैं, और जो थाना कचहरी का जो सिलसिला है फैसलाबाद के जो नवाही इलाकों में वो इसी तरह ही है और अभी तक मुल्जमान गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। शहरोज, शुक्रिया। हम इस केस को फॉलो करते रहेंगे और आप रहते रहेंगे कि मुल्जिम पकड़े गए, गिरफ्तार हो सके या नहीं हो सके। और CPO फैसलाबाद अगर मुझे सुन रहे हैं तो उनसे दरख्वास्त है कि इनको गिरफ्तार किया जाए और एक औरत जो कि वैसी बेव है, उसकी बेटी के साथ अगर मुबैना तौर पे ज़्यादती होने के बाद उसे कत्ल किया गया है तो उससे कम से कम मिल लें, कोई हर्ज नहीं, आप उससे मिल लें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। चूनिया से मेरे साथ है अब्दुल गफ़ार साहब। गफ़ार साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही? अब्दुल गफूर साहब, आवाज़ आ रही है जी? जी सर, सुन रहा हूँ आपको। अच्छा, अब्दुल गफूर साहब रिपोर्टर हैं हमारे सुनो TV के। ये बताइएगा कि मैंने एक ख़बर देखी है कि एक नौजवान जो कि चूनिया के हस्पताल में था, उसके घर वाले कोई नहीं ट्रेस हो सके और हस्पताल का अमला स्ट्रेचर पे उसको रख के लाया और उसके बाद उसको सड़क पे रख के चला गया। ये ऐसे ही हुआ है? ये फुटेज भी चल रही है। जी सर, ये दिल खराश वाकया सर चूनिया में पाया। असल में सर बात ये है कि ये असल में ये वाकया पुलिस का वाकया है। पुलिस इसके चोरी की वारदात में इसको पकड़कर रात को हॉस्पिटल में लाई है, क्योंकि दौरान तफ्तीश इसकी तबीयत खराब होगी, इसको मोशन वगैरह का मसला था। जब उन्होंने इसे इमरजेंसी में लेकर आए हैं तो इमरजेंसी में उन मरीजों, जो डॉक्टर था, ड्यूटी डॉक्टर, उसने इसे ड्रिप वगैरह लगाई है और ये जो पेशाब वगैरह और पखाना वगैरह ये बेड के ऊपर ही कर रहा था और बेड के ऊपर कर रहा था। उन्होंने इसको जो ना, जो ये प्राइवेट एक कंपनी है जो हॉस्पिटलों में सफाई वगैरह करती है, उनके अमले ने इसको ला करना हॉस्पिटल के बाहर फेंक दिया। इसी वाले से सर जब हमारी MS और ये हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल से बाहर फेंका गया इसे? जी सरकारी हॉस्पिटल के बाहर, तहसील हेडक्वार्टर जो चूनिया का हॉस्पिटल है। तो इसके घर वालों का कोई नहीं पता?
नहीं सर, इसके घर वालों की ये ना नशे का आदी है, पुलिस से पता चला ये नशे का आदी है। और ये था पुलिस की तहवील में? जी पुलिस की तहवील में था, इसकी तबीयत कौन से थाने की तहवील में था ये? ये सर थाना सिटी की है दूध है, चूनिया में। जी जी सर। और मुबैना तौर पे पुलिस तफ्तीश के दौरान इसकी तबीयत खराब हुई और इसको उसके बाद खराब हो गई थी। वो हॉस्पिटल किसने छोड़ा है? ये रेस्क्यू वाले लेके आए थे इसे। पुलिस ने इसको कहाँ पे छोड़ा? थाने से? थाने वो सर तहसील हेडक्वार्टर पुलिस भी साथ आई थी और रेस्क्यू वाले लेके आए थे। चलिए, बहरहाल ये है जी हालत हमारे सरकारी अस्पतालों की। पुलिस की तो जो है वो तो है, लेकिन सरकारी अस्पतालों की भी हालत मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं इस वक्त भी, कि जब एक बंदा वहाँ पर आता है वो बेहोश है और सरकारी अस्पताल वालों ने उठा के उसको बाहर फेंक दिया, क्योंकि उसके पास उसका कोई अटेंडेंट नहीं, उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे कि उसके वारिसीन कौन है, वारिसान कौन है उसके। तो ये हो रहा है सरकारी अस्पतालों में। अफसोसनाक है। मेरे साथ सेनेटर अफनानुल्लाह, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, हाफिज़ हमदुल्ला साहब होंगे, रहनुमा JUIF के। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद रेगुलर शो का आगाज़ करें। वेलकम बैक टू सवालनामा। अगर सियासत की बात करें तो एक तो जमात इस्लामी ने आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि जी पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। दूसरा ये है कि डॉलर जो कि ओपन मार्केट में संभाला नहीं जा रहा था, क्योंकि अब इसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हुआ है तो इसकी कीमत कम हुई है और ये इस वक्त 312 पे वापस आया है। चीनी की स्मगलिंग की एक कोशिश, मुझे खबर में देख रहा था कि वो नाकाम बनाई गई है और लाहौर में 180 रुपये, जो कि 220 तक भी गई हुई थी चीनी, 180 रुपये फ़ी किलो पर इस वक्त चीनी बिक रही है। और डीलर्स ने कहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद चीनी की कीमत कम होने का इम्कान है। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे साथ सेनेटर अफनानुल्लाह। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का तो स्टांस इलेक्शंस के हवाले से यही है कि फरवरी में हो जाएंगे, तो फरवरी से पहले फिर मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो है शहबाज शरीफ साहब, जो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि अक्टूबर के महीने में इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। और मुझे इस बात की, और वो खुद आके जो इलेक्शन कैंपेन को लीड भी करेंगे और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन भी अगले चंद माह में हो जाएगी। तो इस वक्त जो अगर वो आ जाते हैं और इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा उससे? क्योंकि PDM की जो 16 महीने की परफॉर्मेंस है, उसके बाद से मकबूलियत को काफ़ी डैमेज नहीं हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की? अवाम से वोट मांगने की पोजीशन में है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़? देखिए, बात ये है कि जो पिछले 16 माह की हुकूमत थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं थी, वो एक कोalition गवर्नमेंट थी PDM और पीपल्स पार्टी की, जिसके अंदर 12 जमातें थी। तो उसके अंदर क्योंकि हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे, और आपको याद है कि चेयरमैन PTI ने खुद एक हफ्ते बाद हुकूमत जाने के ये कहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और फिर एक दफ़ा नहीं बार-बार ये वाली बात। तो ज़ाहिर है जब ऐसे हालात छोड़ के जाएंगे कि मुल्क बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट हो, और अब तो फिर ज़ाहिर है उसको हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। एक बहुत बुरी सिचुएशन थी जिससे हम बच गए हैं, लेकिन जिस सिचुएशन में अभी है वो भी तो बहुत अच्छी नहीं है और अवाम काफ़ी तकलीफ में, और इस बात का हमें बड़ा एहसास है। लेकिन हम इंशाल्लाह अपनी पास्ट परफॉर्मेंस पे बिलखुसूस 2013 से 18 की जो हमारी हुकूमत है उसकी बुनियाद पे हम आवाम से वोट मांगने के लिए जाएंगे, और हमारे अलावा कोई और पार्टी है भी नहीं जो पाकिस्तान के मसाइल हल कर सके। माजी में भी हम नहीं किए, चाहे वो दहशतगर्दी का मसला हो, चाहे वो बिजली की लोड शेडिंग का मसला हो, चाहे कराची का अमन हो, चाहे वो CPEC हो। तमाम चीज़ें जो इस मुल्क के अंदर बड़े आपको प्रोजेक्ट नज़र आते हैं वो सारे मुस्लिम लीग नून के हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि आवाम इस बात को समझेगी भी, और मुझे यकीन है हमारी आवाम बहुत समझदार है। पीपल्स पार्टी से क्यों दूरियां बढ़ गई हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की दूरियां क्यों बढ़ रही हैं? देखिए, हम दोनों मुख्तलिफ पार्टियां हैं, हमारा अपना एजेंडा है, हमारी अपनी हिस्ट्री है, हमारी अपनी जो है वो आइडियोलॉजी है। तो ज़ाहिर है हम मतलब कि हम एक जो है वो एक कॉमन गोल था हमारा जिसके लिए हम साथ आए थे। वो गोल जो है वो अचीव हो गया, हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। हमने जो PTI की हुकूमत थी जिसने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया था, उसको हमने डिस्लॉज कर दिया।
तो वो मकासद हमारे पूरे हो गए। आगे जैसे हमारी पहले भी सियासत अलहदा थी, हम आगे भी हमारी सियासत अलहदा ही होगी। तो वही आप देख रहे हैं मामला। ये जो अब इलेक्शंस की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि 3 महीने में इंतखाबात वो चाहते हैं कि हो, और आज भी मैं देख रहा था एक रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कह रहे थे कि हो जाएंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया 30 नवंबर तक तो सिर्फ मरदमशुमारी होगी। अक्टूबर में अगर मियां नवाज शरीफ की वापसी आप लोगों ने प्लान की हुई है तो वो उसी हिसाब से है कि आप समझते हैं कि फरवरी में इंतखाबात हो जाएंगे, या फिर आपको लगता है कि केयर टेकर सेटअप में तवालत भी आ सकती है? देखिए, मैं नहीं समझता कि मार्च से आगे मामला चल सकते हैं, क्योंकि जो IMF प्रोग्राम है वो बड़ा लिमिटेड है, और उसके अलावा जो मार्च के में आपके जो सेनेट के इलेक्शन है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ऑलरेडी मुल्क में इस वक्त जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ नहीं है, और सेनेट सिर्फ वाहिद रह गई है, और वो भी आधी जो हो जाएगी मार्च में। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए और मुल्क की स्टेबिलिटी को सामने रखते हुए सबसे जो अहम है वो यही है कि जो है वो इलेक्शन जो है वो फरवरी से पहले हो जाए। उससे पहले हो सकते हैं तो और भी अच्छा हो जाए, लेकिन इससे यदि मज़ीद डिले ना हो, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा मज़ीद डिले हुआ तो फिर इसके इम्प्लिकेशन जो है वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। तो क्या मियां नवाज शरीफ अगर आते हैं तो इलेक्शन कैंपेन को लीड करते हैं तो वजारत उस्मा के कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ होंगे, क्योंकि वो तो अभी तक नाअहल हैं ताहयात नाअहली सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से? देखिए, जो जब हमारे कैंडिडेट हैं वज़ीर आज़म के पोस्ट के लिए वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, और इसके अंदर कुछ लीगल इश्यूज़ हैं जिनको हमें एड्रेस करना है, और वो हम जो हमारी लीगल टीम है उसको बड़े गौर से देख रही है, और आने वाले दिनों में हम जो है इसके ऊपर पूरी अपनी जो है वो एनर्जी लगाएंगे। और ये खाली हमारी ज़रूरत नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आएँ और वज़ीर आज़म बने, बल्कि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स लानी है चाइना से, सऊदीया से, UAE से, कतर से, कुवैत से और दीगर ममालिक से, तो आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जिनको जो ये मुल्क इन ममालिक के हुक्मरान उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उसकी बहुत अच्छी क्या कहते हैं CV हो, तो वो सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही है। तो इस वक्त खाली हमारी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, इस मुल्क की भी यही ज़रूरत है कि मियां मोहम्मद नवाज यानी कि साहब मियां शहबाज शरीफ के बस की वापस। बात नहीं है, ये आप कह रहे हैं? हाँ जी, आप कह रहे हैं मियां शहबाज शरीफ के बस की बात नहीं है इन्वेस्टमेंट लाना, मियां नवाज शरीफ ही ला सकते हैं? देखिए, बात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब का तो जो तजुर्बा है एज प्राइम मिनिस्टर और जो उनका स्ट्रेचर है वो तो कोई भी मैच नहीं करता पाकिस्तान के अंदर। तो वो होंगे तो ये मामला रिजॉल्व होगा, वरना ये मामला इतना आसान नहीं है। लेकिन मियां साहब का एक माजी भी है ना, मियां साहब की आपको पता है कि एक हिस्ट्री भी है, और शहबाज साहब ने बड़ा आउट परफॉर्म भी किया उनको उसके अंदर। शहबाज साहब तो बड़ा मतलब कि एक अच्छे तरीके से चले हैं बतौर वज़ीर आज़म हुकूमत करते हुए, लेकिन मियां नवाज शरीफ के कुछ इख्तलाफात रहे हैं माजी में, और उस हिसाब से देखा जाए तो मियां साहब जो हैं वो 3.5 साल से बाहर भी बैठे हुए हैं। तो क्या अभी वो इस पोजीशन में आ चुके हैं कि वो इख्तलाफात के बावजूद वापस आएँ, इलेक्शन कंटेस्ट करें, वज़ीर आज़म के लीगल बार सारे क्रॉस करें और वज़ीर आज़म के लिए कंटेस्ट करते हुए वज़ीर आज़म बन जाएं, या ये मामलात हल हो चुके हैं या होने हैं? एंड गिवन द फैक्ट कि मियां नवाज शरीफ का अपना एक तर्ज सियासत है और मियां शहबाज का अपना एक तर्ज सियासत है, तो ये भी तो सामने है ना कि मियां नवाज शरीफ के कंपेटिटर मियां शहबाज ही हैं इस वक्त। नहीं, ये इस तरह नहीं है। तो हमारे वज़ीर आज़म में कैंडिडेट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, और ये खाली मेरे नहीं हैं, शहबाज शरीफ साहब के भी वज़ीर आज़म में कैंडिडेट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही हैं। और हमारी पार्टी में इसमें कंसेंसस है कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही होंगे। अब जहाँ तक बात रह गई जो हर्डल्स हैं, जो लीगल हर्डल्स हैं, और जो इमरान खान की मोहब्बत में आजकल जो लगे हुए हैं कुछ लोग हमारे लिए मसाइल पैदा करने के लिए और मुल्क के लिए बल्कि मसाइल पैदा करने के लिए, तो वो हम आने वाले दिनों में ज़ाहिर है उनको हम अपने मामलात को जो है वो रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे यकीन है कि माहौल ऐसा बन रहा है कि इंशाल्लाह वो मामलात रिजॉल्व होंगे, और वो हर्डल्स जो आप मेंशन कर रहे हैं उनको हम ओवरकम करके इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही होंगे। मैं ये पहले भी ये बात कह चुका हूँ, मैं दोबारा भी ये कह रहा हूँ क्योंकि बहुत अहम है कि ये अगर आप चाहते हैं कि मुल्क जो है वो ऑन ट्रैक आए, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, रुपया जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो, तो इसका जवाब जो है वो मियां नवाज शरीफ ही है। ये वरना जो है ये मसाइल रहेंगे, ये इतने आराम से रिजॉल्व नहीं होंगे।
बल्कि शायद बढ़ भी। यही आप इसहाक डार साहब के बारे में कहते थे पीडीएम के दौरे हुकूमत में कि डर आएगा तो डॉलर नीचे जाएगा, डर आएगा तो मईशत संभाल लेगा, डर आएगा तो ये हो जाएगा, डर आएगा तो वो हो जाएगा। लेकिन फिर डर आया और फिर जो कुछ हुआ वो भी हमने देखा। अब यही बात आप मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं, तो क्यों आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी हुई है, जबकि पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल बड़े पेचीदा हैं और बहरान भी है? और मियाँ साहब तो 3.5 साल से बाहर हैं। मियाँ साहब ने तो 3.5 साल में वो पाकिस्तान आए नहीं, उम्रा करने सऊदीया तक आए, लेकिन वहीं से फिर वापस चले जाते रहे। तो ऐसा क्या होगा मियाँ साहब के आने से कि पाकिस्तान के संगीन बहरान का कोई हल निकल आएगा, या मियाँ साहब के पास क्या ऐसा फार्मूला होगा आपके ख्याल में जिससे वो बाहर निकाल लेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि डार साहब ज़रूर आए हैं, मगर चंद महीनों के अंदर जो है वो ना 2013 में डार साहब ने मुल्क को जो है वो सही सेहत में डाला था, ना वो इस दफ़ा डाल सकते थे। टाइम इतना नहीं था कि आप इतनी जल्दी, इसमें सिर्फ मुल्क डिफ़ॉल्ट से ही बचता था। वो भी हमने बड़ी मुश्किलों से मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। और आप ये यकीन रखें, अगर किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप लेबनान की जाके सूरत हाल देखें, और जिनकी करेंसी जो है वो क्रैश कर चुकी है और उनका ट्रेड भी क्रैश कर चुका है, तो वहाँ पे फिर हालात क्या है इन्फ्लेशन के, और जो उनकी करेंसी है उसके अगेंस्ट डॉलर, और दीगर ममालिक भी इसकी मिसालें मौजूद हैं। तो ज़ाहिर है एक बहुत पाकिस्तान के हालात भी इस हिसाब से बड़े आपके सामने है, कोई अच्छे तो नहीं है। हमारी करेंसी के हालात, इन्फ्लेशन के हालात आप देखें। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी करेंसी बिल्कुल भी क्रैश कर सकती थी ना। आप हज़ारों रुपए का $1 भी हो सकता था अगर डिफ़ॉल्ट करते। उस लिहाज से जो है अल्लाह की मेहरबानी से हम बच गए हैं। और ज़ाहिर है अगर श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया था, श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद 320 रुपए का $1 है। हमारे यहाँ पे अभी आज 312 पे आया है, 334 से वापस। देखिए, श्रीलंका ने जो है वो जो उनकी पेमेंट का डिफ़ॉल्ट हुआ था, मुल्क ने डिफ़ॉल्ट पूरे ने नहीं किया था। तो और क्या होता है डिफ़ॉल्ट सेनेटर साहब? पेमेंट का ही डिफ़ॉल्ट होता है, और कौन सा डिफ़ॉल्ट? मेरी गुजारिश करते हैं ना, बैंक करप्ट होना एक और बात होती है, आप अपनी ऑयल की पेमेंट ना कर सकें एक और बात होती है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। पाकिस्तान में कोई क्यू नहीं लगी पेट्रोल स्टेशनों के बाहर। पाकिस्तान के अंदर कोई क्या कहते हैं बिजली गायब नहीं होगी बिल्कुल सफेद से, ये वहाँ पे हुआ है। और आप समझते हैं कि ये अचीवमेंट है? मेरी गुजारिश सुन ले। देखिए, बात ये है कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो है जो कि नहीं हुआ, उससे अब की सिचुएशन को हम कंपेयर कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये लोगों ने उसको तो फेस नहीं किया, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इट। अब जहाँ तक बात रह गई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, देखिए ये बात मैंने पहले भी की, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपको ऐसा बंदा चाहिए जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके ऊपर बाहर के लोग, बाहर के जो हुक्मरान हैं, बिलखुसूस जो मुसलमान ममालिक हैं, हमारे दोस्त और जो चाइना है, वो उसके ऊपर ट्रस्ट करता हो, क्योंकि उसने माजी में डिलीवर करके दिया। तो ये तजुर्बों का अब मामला नहीं है। अब तजुर्बे कर लिए जितने करने थे। अगर मुल्क को इधर से निकालना है तो आपको एक्सपीरियंस लोग, मंझे हुए लोग चाहिए जिनको ये काम करना आता हो, जिन्होंने माजी में ये काम किया हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप लेबनान की मिसाल दे रहे थे, मैंने आपको श्रीलंका की मिसाल दी है। अफ़गानिस्तान का आपको पता है इस वक्त कितने अफ़गानी रुपए का $1 है? 73। आप अंदाज़ा कर लें पाकिस्तान के साथ। देखिए, मैं ये दोबारा वाली बात कह रहा हूँ कि आप ये एप्पल एंड ऑरेंजेस हो जाएगा मामला। ये मामला मुख्तलिफ होते हैं। ये हमारा 25 करोड़ का मुल्क है, एक बहुत बड़ी ट्रेड है, न्यूक्लियर नेशन है। उसको आप जो है वो एक उनका जो ट्रेड बिल्कुल ना होने के बराबर है। इंटरनेशनल सैंक्शन है, उनको इम्पोर्ट है ही कोई नहीं। तो ज़ाहिर उनकी करेंसी ने तो स्ट्रेंथन ही होना था ना। जब आप इम्पोर्ट बंद कर दें हम आज से सारी चीज़ें, सिर्फ हम एक्सपोर्ट करें और रेमिटेंसेस हो, तो हमारी भी करेंसी कम से चली जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें ज़हन में रख के जो है वो, और हम इंटरनेशनल जो है वो ट्रेड बॉडीज़ का और हमारे मुल्क का निज़ाम चल रहा है। ये तमाम चीज़ें सामने रख के कहते हैं। और मैं आपको बहुत सारी मिसालें ऐसी दे सकता हूँ कि मुल्क के बहुत हालात ख़राब भी हुए हैं बहुत सारे मुल्कों के, और अभी भी हैं बहुत सारे मुल्कों के। तो ये हमने तो बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो से मुल्क को बचाया है। और हमें तो बल्कि ये कहा गया था कि जब हमें हुकूमत मिली थी, कोalition गवर्नमेंट हुई थी, कि ये डिफ़ॉल्ट होगा ही होगा मुल्क, ये कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो जो है नहीं हो सका, और हमने उसको बचा लिया। और 14-15 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज। चले, मुझे ज़रा इजाज़त दें। आसमा चौधरी साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो कह रहे हैं सेनेटर अफसानुल्लाह कि जी हमें कहा गया था कि मुल्क तो डिफ़ॉल्ट करेगा ही करेगा, लेकिन हमने डिफ़ॉल्ट होने नहीं दिया, तो ये आपकी नज़र में अचीवमेंट है
कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया गया और उसको साइड पर रख के देखा जाए तो जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो तो आपके सामने है। जी जी बिल्कुल। देखिए डिफॉल्ट की जहाँ तक बात है कि फिर आप देख सकते हैं कि फिर डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ आपका पहुंच गया। पेट्रोल की आपकी प्राइस तकरीबन 300 के करीब लीटर में पहुंच गई। तो ये जो अभी हम बार बार ये बयानियां सुनते हैं कि हमने रियासत बचाई, हमने सियासत नहीं अपनी बचाई और फिर हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, तो ये देखिए इसमें तो मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा मैजिक नहीं था। यही गवर्नमेंट थी, IMF के पास गए, उस वक्त बगलें बजाई गई, तालियां बजाई गई कि जी हमने देखिए मुआहदा कर लिया और उस मुआहदे के समरात नजर आएंगे। फिर रूस से जो सस्ता तेल आना था उसके समरात हमें सुनाए गए, लेकिन उसके बाद जो हमने चीजें देखी प्रैक्टिकली तो हम शायद डिफॉल्ट की तरफ चले ही गए। एक तरह से ऐलानिया डिफॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन जो इस वक्त इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है तो वो तो डिफॉल्ट किसी भी डिफॉल्टर कंट्री से कम नहीं है। इस वक्त आप देखें श्रीलंका में 300 पे डॉलर गया था, वहाँ वो डिफॉल्ट कर चुके थे। तो अभी हमारी जो करेंसी को जिस तरह से मार्केट के अंदर उठाया जाता है, फेंका जाता है और रोका जाता है और ऐसे कोई मिरेकल्स दिखाए जाते हैं कि जी 2 दिन में डॉलर नीचे भी आ जाएगा, तो अगर 2 दिन में नीचे आ जाएगा डॉलर तो ये प्रैक्टिकल मैयर्स पहले क्यों नहीं लिए गए? आपने डॉलर को इतना खुला क्यों छोड़ा गया? क्योंकि डार्क साइड जब आना था तो हमें तब भी ये फवायद बताए गए कि वो पाकिस्तान आएंगे तो डॉलर कमी हो जाएगी, डॉलर के उसका रेट नीचे आ जाएगा। तो लेकिन हमने देखा मुसलसल उसकी परवान तो ऊपर ही चली गई। तो जो ठीक है आपने अच्छा अगर काम किया कि डिफॉल्ट नहीं कराया मुल्क को, लेकिन जो ऐसी पॉलिसीज बना गए, जो बिजली के बिल्स आप देख रहे हैं, एक बिल के अंदर 48% टैक्सेस, जो 14 टैक्सेस लगे हैं इस बिल के अंदर, उसमें 48% इजाफा हुआ है। वो तो किसी मेरे ख्याल से मजाक से कम नहीं है। लोगों के घर खाली थे, लाख लाख के बिल आ गए। मैं पिछले दिनों अपने प्रोग्राम के लिए हम राजा बाजार का मैं दौरा किया, आम आवाम से बात की, तो रेड़ी जो चला रहे थे, जो रेड़ा घसीट रहे थे, माल बरदार जो गाड़ियां घसीट रहे थे, तो उन लोगों ने कहा जी हमारा 38 हज़ार इस महीने बिल आया है। तो ये मजाक किसने किया? देखिए निगरान हुकूमत तो अभी 15-16 दिन हुए उनको आए, ये तो 9 तारीख को चले गए थे इस मुल्क से। तो जो बिलिंग उसी मंथ की वो रीडिंग थी, तो ये भी फिर आवाम को बताया जाए कि ये किस तरह से फिर आपने आवाम को रिलीफ जो देना था और बिल्स के जो आपने बारूद चला दिए, पेट्रोल आप प्राइसेस कहाँ से कहाँ चली गई। तो हमें तो ठीक है बिल्कुल बताया जाता है हम डिफॉल्ट की तरफ नहीं गए या डिफॉल्ट नहीं हुआ। तो जो बाकी आपने इकोनॉमी का दिवालिया निकाल दिया, जो रुपए की कदर बिल्कुल कम हो गई, आपने बाकी चीजों को, महंगाई को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए। एक आम बंदे का इस वक्त जीना मुश्किल हो गया पाकिस्तान के अंदर, लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। लोग आप बाहर निकल के देखें तो लोग तो चीख रहे हैं, तो उनको इस चीज से कंसर्न नहीं है कि हमारी इकोनॉमी कितने % ग्रोथ हो गई, कितने % हमने बरामदात कर ली, हमने किस तरह से चीजों को कंट्रोल किया। देखिए चीनी का एक बयान आपका मिनिस्टर साबित देते हैं तो चीनी अगले दिन 200 रुपए से किलो ऊपर तक पहुंच जाती है। 200 रुपए किलो कहने की बात है जी। तो जिस मुल्क में जो पैदावारी मुल्क आप कह सकते हैं, ज़रूरी मुल्क कह सकते हैं, और चीनी की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, आपको भी पता है किन की हैं, किन सियासतदानों की है। आप ये 8-10 बड़े सियासतदान, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, जहांगीर तरीन, इन्हीं की मिल्स हैं भाई। आज भी वो एक ट्रक पकड़ा गया जो जहांगीर तरीन और उनके भाई की जो जा रहे थे अफगान बॉर्डर पे, कि जो चीनी स्मगल हो रही थी। तो ये सब कुछ किसकी मर्जी से होता है, फिर किसकी मंशा से होता है? यही लोग हुकूमत के अंदर होते हैं। इमरान खान के दौर में मुझे याद है जब चीनी महंगी हुई थी 5 से 10 रुपए और एक बहुत बड़ा स्कैम आ गया था, तो जहांगीर तरीन को खुदे लाइन लगा दिया गया था। उस वक्त यही अपोजिशन थी जो उनको ATM का ताना देती थी और उनको कहा जाता था कि जी चीनी चोर है और चीनी चोर है और चीनी माफिया है। तो अब ये चीनी माफिया किधर है? तो ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा के इस तरह के हालात के शायद काबिल मेरे ख्याल से बना दिया गया पाकिस्तान को कि लोगों का सर्वाइवल इस वक्त मुश्किल हो गया है। और फिर बहरहाल हम जब आवाम से सवाल करते हैं, जब आवाम में जाते हैं, जब उनसे भी पूछते हैं, तो वो इन मंतक को, इन लॉजिक्स को वो एक्सेप्ट नहीं करते। उनको बहुत शुक्रिया आसमा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर अफनान अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ये मईशत के हवाले से जो कुछ खबरें आई हैं और ये जो डॉलर ओपन मार्केट में उसकी कीमत कम हुई है और चीनी की कीमत में भी कुछ कमी वाक़या हुई है, वो जो इजाफा एकदम हुआ था एक हफ़्ते में 10 दिन में तकरीबन 100 रुपये का, उसके बाद कुछ कमी हुई है, कोई 20 रुपये 30 रुपये नीचे आई है चीनी की कीमत। तो उसके ऊपर बात करेंगे और ये किस तरफ जा रही है सिचुएशन, क्योंकि आर्मी चीफ़ की भी एक मीटिंग जो है उसके हवाले से रिपोर्टिंग भी हो रही है, कुछ मिस रिपोर्टिंग भी हो रही है
कि उन्होंने जो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मुलाकात की उसमें कुछ बातें हुई हैं। अब इसका क्या इम्पैक्ट डलेगा पाकिस्तान की मईशत पे, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद डॉक्टर खाकान नजीब से। वेलकम बैक टू सवालनामा। डॉक्टर खाकान नजीब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बता दें कि एक ख़बर है फाइनेंशियल टाइम्स की, ज़रा मुझे प्रोड्यूसर साहब कंफर्म कर दें। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है, कनेडियन कंपनी बैरक गोल्ड जो है उसने पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया है। इसकी अगर कुछ डिटेल्स आप जानते हैं तो हमारे साथ शेयर कर लें, और ये भी शेयर कर लें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है और इसका कोई असर पड़ेगा तो क्या पड़ेगा। तो इसको ओवरऑल तनाजुर में ये देखना चाहिए कि एक SIFC बनी है, एक काउंसिल है जो कि बहुत से प्रोजेक्ट्स पिच कर रही है चावी के अराउंड। ये जो जहां आपके पास ऑलरेडी बैरक गोल्ड काम कर रही है, आपको पता है कि इस वक्त जो कॉपर माइन है वो उनके पास है। ये फर्स्ट बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आई थी। दे आर ऑलरेडी 50% ओनर्स ऑफ दिस। बाकी 50% जो है वो बलूचिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट के पास है। अब उसके अराउंड विदाउट बीइंग स्पेसिफिक, देयर आर अदर एरियाज जहाँ पे आपके पास ये गुंजाइश मौजूद है कि आप डिगिंग कर सकते हैं। सो देयर इज इंटरेस्ट। आपको ये भी है कि सऊदी अरेबिया का भी इंटरेस्ट है। सो बैरक की जो बाकी एरियाज हैं उनमें क्यों नहीं ऐसी बात हो सकती। लॉट ऑफ नेगोशिएशंस एंड जिसे कहेंगे कि डिलिब्रेशंस आर ऑन गोइंग, बिकॉज यू नो कि SIFC का जो एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है वो पाकिस्तान की रॉक्स हैं विच आर अंडर बलूचिस्तान। बैरिस्टर साहब, एक मजे की बात आपसे लाइटर नोट पे शेयर करूं। 15 दिसंबर 2022 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, वो आपने पढ़ना है, वो डॉन अखबार में है। उसका टाइटल है रॉक्स एंड क्रॉप्स। मैं आज भी बिलीव करता हूँ इस बात से कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो रॉक्स में है, और एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो एग्रीकल्चर में है। पाकिस्तान की जो नेक्स्ट FDI भी है वो इन्हीं दो एरियाज में आनी है, क्योंकि इन दो एरियाज में कल्टिवेबल लैंड के अलावा अनकल्टिवेबल लैंड 9 मिलियन के करीब है जो हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान के पास एग्री प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बहुत बड़े जराए हैं, और रॉक्स की बात तो हमने कर ली। जहां ये इस वक्त हो रही है माइनिंग, उसके इर्द गिर्द भी बहुत से एरियाज हैं जो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। सो दैट इज द आइडिया जो आपने बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये डॉलर ओपन मार्केट में कुछ नीचे आया एकदम, और ये 334 तक चला गया था, उसके बाद अब दोबारा 312 पे ओपन मार्केट में इसकी कीमत आई है। इसके पीछे क्या वजह है? सो बैरिस्टर साहब, कभी कभी कॉन्स्टलेशंस जो है ना जब तब्दील होती हैं तो सितारों की जो कॉन्स्टलेशन बनती है वो आज मैं आपके सामने रखूंगा तो आप कहेंगे ओके दैट्स अंडरस्टैंडेबल। एक तो ये हुई कि स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया जिसपे उन्होंने कहा कि जो एक्सचेंज रेट कंपनीज जिस तरह काम कर रही हैं उसको तब्दील किया जाएगा। सो द ग्रे मार्केट इज गोइंग टू बी इज गोइंग टू एवापोरेट इनटू थिन एयर। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट सिग्नल। फिर स्मगलिंग के अगेंस्ट आर्मी चीफ ने बड़ा कैटेगोरिकली बयान दिया, और आई थिंक कि कुछ काम भी हुआ। कराची में भी नो के कहीं पे बड़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, और जो स्मगलिंग अक्रॉस द बॉर्डर हो रही थी उस पर भी लिया गया। फिर जो ग्रे मार्केट क्रिएट हुई थी उसको रोका गया, और वहाँ पे यहाँ तक कि देयर वर पीपल हु वर सीइंग कि ये ग्रे मार्केट जो कि एक इल्लीगल मार्केट है, एक्सचेंज एंड इंटरबैंक आर द टू मार्केट्स विच ऑपरेट, और ये हमारे फैटिफ के लिए भी अच्छी नहीं थी, तो उसको निकाला गया। एक्सूबरेंस बहुत ज्यादा हो गई थी। हर इंसान, मुझे एनेक्डोटली आपको बताऊं, परसों तक फोन करके ये पूछ रहा था कि डॉलर ले लूं, और कल और आज में हर इंसान ये पूछ रहा था कि डॉलर बेच दूं। सो द सेंटिमेंट चेंज, पीपल वर इन प्रॉफिट। ये एक्सूबरेंस जो थी ये भी खत्म हुई, सो इट वेंट डाउन। और दूसरा ऑफ कोर्स कुछ फ्लोज भी इंप्रूव करना शुरू किए। ये कैसे करते हैं फ्लोज इंप्रूव? देखिए, जो एक्सपोर्टर ने डॉलर होल्ड किया हुआ है ना, अगर वो ये देखता है कि नहीं यार ये अगले आने वाले दिनों में तो नीचे आ जाएगा, तो आज इंटरबैंक भी बहुत थोड़ा सा 10-15 पैसे ही कम हुई, पर कम जरूर हुई, वो एनकैश करने जाता है। अगर मैंने रेमिटेंस लगानी है, मैं खुद बाहर काम करता हूँ, तो मैं रोकने की बजाय कहूंगा कि आज ही लगा लूं, कल ऐसा ना हो कि ये 303 रुपए हो जाए। सो द सेंटिमेंट चेंज, सम लिक्विडिटी इंप्रूव, और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं उन्होंने इन द शॉर्ट रन एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट को तब्दील करने में रोल प्ले किया है। पर आज भी याद रखिए कि ये काम रुकने वाला नहीं है। आई थिंक ये भी कंटिन्यू करेगा। प्लस हमें डॉलर इनफ्लोज को भी इंप्रूव करना है, जिसका मतलब है कि वर्ल्ड बैंक, ADB, ये जो सारे पैसे हैं, कमर्शियल जो पैसे हैं वो लेने हैं।
प्लस हमें अपने एक्सपेंडिचर्स को संभालना है। ये पाकिस्तान में ना, मैं आपको एक फिगर देता हूँ, 9,000 अरब रुपए की करेंसी घूम रही है, वो सारी करेंसी डॉलर खरीद रही थी। दैट डॉलराइजेशन हैज टू गो अवे। इसमें अब हमें लॉन्ग टर्म के मेजर्स के 5,000 के नोट को निकाल दें, या हमें इसको जो एक्सपेंडिचर कट्स हैं वो करें ताकि रुपया मार्केट से कम होना शुरू हो, तो जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो कम हो, डॉलराइजेशन कम हो। सो इस तरफ जाना है। अगर हम ये सब कंटिन्यू करते हैं तो फिर सूरत हाल जो है और स्टेबिलिटी की तरफ जा सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा कि मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का जो कर्ज है वो 61,700 अरब रुपए पे रिपोर्ट हो रहा है, और सर्टनली ये कर्ज उतारने के लिए हर साल पाकिस्तान को पैसे चाहिए होते हैं, और फिर कर्ज उतारने के लिए मज़ीद कर्ज भी लिया जाता है क्योंकि वो सूद समेत कर्ज वापस करना होता है। इसका जो कोई परमानेंट सोल्यूशन, मिसाल के तौर पर अभी ये जो जिस मुलाकात का आपने जिक्र किया कि आर्मी चीफ की मुलाकात बिजनेस कम्युनिटी से हुई है और वहाँ पे कुछ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात हुई है कि पाकिस्तान, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के आने से और जिस लेवल पे वो रिपोर्ट हो रहा है कि 70 या 75 अरब डॉलर पाकिस्तान आएंगे, तो ये एज एन इकोनॉमिस्ट आपको डूएबल नज़र आ रहा है? और अगर ये होता है तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या होगा, और ये कितनी ड्यूरेशन पर मुहित होगा ये प्रोसेस अगर ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता है, जिसकी रिपोर्टिंग और बातचीत हो रही है? तो आपने दो बहुत अहम सवाल रखे। एक तो ये कि पाकिस्तान का जो डेट है, स्पेशली जो फॉरेन डेट है, वो हमें हर साल 22 से 23 अरब डॉलर जो है वो आप सोचें कि वापस करना पड़ता है, और 5-6 अरब डॉलर का अगर हम करंट अकाउंट का खसारा करें तो हमारी इस साल की नीड IMF ने 28.5 अरब डॉलर लगाई है। अब एक तो ये कि मैं गुजारिश ये करता हूँ कि पाकिस्तान को डेट रीप्रोफाइलिंग में जाना है। उसका मतलब ये है कि मैंने अगर आपके चाइना के 4 अरब डॉलर इस साल ड्यू हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं चाइना को अब ये कहूँगा कि ये हर साल जो ड्यू हो जाते हैं इसको आप 5 साल के लिए हमें दे दीजिए ताकि ये हर साल ना हो। तो जो मेरा डेट अगले साल का है वो 28 की बजाय 24 अरब डॉलर पे आ जाएगा। तो एक तो ये प्रोसेस शुरू करना है। अभी इसकी हम जिसे कहें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रिफॉर्म करने की ये जो है अभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम पे भी बात कर रहा हूँ, मैं अथॉरिटीज़ को भी कहता हूँ। सो एक तो ये है जो आपने डेट की बात की कि इसको कैसे संभालना है। सो ये ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक तो ऑब्वियसली जो फॉरेन डेट है, सो इसको हमें बहुत सी डेट रीप्रोफाइलिंग्स करके संभालना है। नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो जो पुराना डेट है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकेंगे। 9 अरब डॉलर की आपकी बात हुई फॉर एग्जांपल जिनीवा में। लेट से कि हम प्रोजेक्ट बना के उसमें से 2-3-4 अरब डॉलर ले आते हैं, तो ये जो डेट पे करना है पुराना वो उससे पे होगा। ये जो नया आएगा ये 25 साल का डेट होगा। सो डेट रीप्रोफाइलिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पाकिस्तान। इस पे हमें काम करना है। तो इसका तो ये जवाब है। अब आपने बात की कि देखिए इसका ये तो हो गया ना डेट हैंडलिंग। अब आपको दो तरह की डॉलर इनफ्लोज चाहिए। एक डेट के, 1 मिनट है हमारे पास, काइंडली इसको जरा जवाब दे दें 1 मिनट में। एक नॉन डेट चाहिए। वो क्या है? FDI, एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस। FDI लाना पाकिस्तान के लिए दो तरह से हो सकता है। एक तो प्राइवेटाइजेशंस करें, ये भी शामिल हैं SIFC के एजेंडे में जिस काउंसिल का जिक्र हो रहा है। प्लस हमारे जो जैसे आपने शुरू की बात, इन्वेस्टमेंट इन रेकोडेक, इन्वेस्टमेंट ऑन दी एग्रीकल्चर फार्मिंग में 9 मिलियन एकड़ के करीब आई थिंक हम लैंड ऑफर करने जा रहे हैं उसमें, फिर इसी तरह IT और ITES में और डिफेंस प्रोडक्शन में। अब ये कब तक होगा? We are in the process of talking to the other parties. Deliberations are ongoing. Saudi Arabia say what I'm hearing is that there is more solid commitment by the Sovereign Wealth Fund of Saudi Arabia in consultation with obviously the authorities and His Royal Highness. ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।